साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए कुछ प्लेज के बारे में। लेकिन प्लेज को डिटेल से डिस्कस ना करके हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि इसका जेनर क्या है और इनके प्लेज की सेटिंग क्या है, उनकी कुछ पॉपुलर लाइंस और साथ ही साथ इनके प्लेज के सोर्सेस क्या हैं, इनके प्लेज कहाँ से लिए गए हैं, इन सबको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहला ही है ऑल्स वेल्स डेट एंड्स वेल। ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल का मतलब होता है दोस्तों अंत भला तो सब भला। और इस अगर प्ले की बात करते हैं हम, तो वैसे तो ये माना जाता है कि इस प्ले को 1602 से लेकर के 1605 के मध्य में लिखा गया है और इसको 1623 में पब्लिश करवाया गया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखो हमने लिख भी रखा है दोस्तों 1602 से पहली बार परफॉर्म कब किया गया था, 1602 से 1603 के मध्य में। बट डेट इज़ नॉट क्लियर डेट, कई जगह पर अलग है। आप गूगल पे ट्राई करके देखोगे, विकिपीडिया पर तो थोड़ा अलग मिलेगा। ठीक है, रंजीत सिंह में देखोगे तो 1604 से 1605 मिलेगा। तो 1602 से लेकर के 1605 के मध्य इसको माना जाता है दोस्तों। लेकिन ये पब्लिश कब करवाया गया था दोस्तों, 1623 ईस्वी में। अगर हम इसके जेनर की बात करते हैं तो इसका जेनर क्या है, ये एक कॉमेडी है दोस्तों। और कॉमेडी होने के साथ साथ दोस्तों इसको प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में भी रखा गया है। अगर प्रॉब्लम प्ले की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर के 3 प्ले जो हैं वो प्रॉब्लम प्ले में रखे गए हैं, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड कैरेसिडा और एक यही आपका ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला। तो अब आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, ये कॉमेडी के साथ साथ में क्या है, एक प्रॉब्लम प्ले भी है दोस्तों। अगर कभी पूछा जाए कि ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल क्या है इनका, तो एक प्रॉब्लम प्ले है और साथ ही क्या है, एक कॉमेडी है। अगर हम इसके सोर्सेज की बात कर लेते हैं तो दोस्तों सोर्सेज में बोकासियो के जियोवनी, ये बोकासियो एक राइटर हैं जिन्होंने एक लिखा था जियोवनी डकैरमोन। उनके नॉवेल से इनका सोर्स माना जाता है और यही इकलौता सोर्स नहीं है, ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल। साथ ही साथ इन्होंने एक और सोर्स लिया था और वो सोर्स क्या था, विलियम पेंटर्स द पैलेस ऑफ प्लेजर। विलियम पेंटर्स ट्रांसलेशन था रिटोल्ड इन दी पैलेस ऑफ प्लेजर से भी इसका सोर्स माना जाता है। तो दो सोर्स आपको इसको देखने को मिलेंगे, या तो ऑप्शन में आपको ये दे रखा होगा दोस्तों, या आपको ऑप्शन में बोकासियोस ग्रेवनी देख रखा होगा। डकैमरन। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसके सोर्सेस के बारे में डिस्कशन हो गया, कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस ऑल्स वेल्स डेट एंड्स वेल के दो सोर्सेस मिलते हैं, एक बोकासियोस का ग्रेवनी और दूसरा मिलता है दोस्तों विलियम पेंटर्स का पैलेस ऑफ प्लेजर दोस्तों। और इसके अगर हम सेटिंग की बात करते हैं तो रॉसलिन, पेरिस, फ्लोरेंस और इसके बाद मार्सिलीज में इसकी क्या मिलती है, सेटिंग मिलती है दोस्तों। तो सेटिंग की हमने क्या बात कर ली, एक रॉसलिन, पेरिस, फ्लोरेंस एंड मार्सिलीज में। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। मैं थोड़ा सा बहुत तेज़ी से बता देता हूँ। अगर ऑल्स वेल्स डेट एंड्स वेल की बात करते हैं तो थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में मैं ओरली बता देता हूँ, जिसमें एक थोड़ी सी कहानी चलती है। किंग ऑफ फ्रांस दिखाया जाता है और एक होता है ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस का, जिसमें एक हेलेना नाम की लड़की होती है जो कि हीरोइन होती है इस प्ले की और बैटरम नामक एक काउंट से प्यार करने लगती है। लेकिन सोशल इनइक्वालिटी की वजह से वह क्या उससे पा नहीं सकती। तो ये कुछ कहानी चलती है। तो मैंने बता दिया कौन है, हेलेना नाम की इस प्ले की क्या है, एक हीरोइन है जो कि एक अनाथ लड़की है। इसके पिता एक डॉक्टर थे और हाल में ही उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसमें एक कैरेक्टर और होता है बैटरिन, जिससे और ये जो बैटरम होता है ये काउंट ऑफ रोजालिन दिखाया जाता है दोस्तों। और इससे हेलेना जो है वो प्रेम करने लगती है। एक काउंटेस भी दिखाई जाती है इसी में। ये बैटरम की माँ होती है काउंटेस और इसकी ही देखरेख में हेलेना जो है वो उनके पास में रह रही होती है साथियों। और इसके बाद में काउंटेस भी ये चाहती है, जो बैटरम की माँ होती है, कि हेलेना और बैटरम जो है वो एक दूसरे से शादी कर लें। इसमें एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है लेफ्यू। अच्छा, जो लेफ्यू होता है वो एक ओल्ड
नोबलमैन दिखाया जाता है बैटरम की तरह ही, ओके, या ये कह सकते हो ओल्ड लॉर्ड दिखाया जाता है दोस्तों। एक पैरोल्स होता है जो कि बैटरम का दोस्त होता है, और एक विडो दिखाई जाती है, एक डायना नाम का कैरेक्टर होती है जो कि डॉटर ऑफ विडो दिखाई जाती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे दोस्तों। अब हम इसकी कुछ पॉपुलर लाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल की मैंने 2 पॉपुलर लाइंस ली हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू डू रॉन्ग टू नन। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ समझिएगा। सभी से प्यार करो, लव ऑल, सभी से प्यार करें, कुछ पर भरोसा करें, ट्रस्ट अ फ्यू, किसी के लिए गलत ना करें, डू रॉन्ग टू नन, किसी के लिए गलत ना करें। तो इस लाइन का क्या अर्थ है हिंदी मीनिंग, अगर हम अपनी भाषा में इसे ट्रांसलेट करें तो सभी से प्यार करें, कुछ पर भरोसा करें और किसी के लिए भी गलत ना करें। ये किसका है, काउंटेस ऑफ रोजालिन का इस शब्द हैं और ये एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में बोले जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं आवर रेमेडीज ऑफ्ट इन आवर सेल्फ डू लाई। क्या मतलब हुआ कि हमारे स्वयं के उपाय जो रेमेडीज होती हैं, हमारे स्वयं के उपाय जो हैं वो झूठ बोलते हैं। रेमेडीज जो है वो क्या करती हैं, झूठ बोलते हैं, जिसे हम स्वर्ग में बताते हैं, यानी कि विच बी एस्क्राइब टू हेवन। ओके, तो ये किसके द्वारा बोले गए हैं, हेलना के द्वारा बोले जाते हैं एक्ट 1 और सीन फर्स्ट में। अब क्लियर हो गया, यानी कि हमारे स्वयं के उपाय झूठ बोलते हैं जिसे हम स्वर्ग में बताते हैं। हेलना के द्वारा बोली गई स्पीच है एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में दोस्तों। तो ये था हमारा ऑल वेल्स डैट एंड्स वेल। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे अब एज यू लाइक इट दोस्तों। अगर हम एज यू लाइक इट की बात करते हैं तो ये सबसे पहली बार दोस्तों परफॉर्म कब किया गया था, 1599 में, 1599 से 1600 में दोस्तों, यानी कि ये 1599 से 1600 के बीच में लिखा गया है और इसको भी फर्स्ट फोलियो में ही प्रिंटेड करवाया गया दोस्तों, यानी कि ये भी एज यू लाइक इट भी इनका फर्स्ट फोलियो में ही प्रिंट हुआ था, यानी कि 1623 में दोस्तों। ये प्रिंटेड हुई थी 1623 में। अगर हम इसके स्टेशनर्स रजिस्टर की बात करते हैं तो 4 अगस्त 1600 में, और इसके जेनर्स की बात करते हैं तो ये क्या है, कॉमेडी है, एज यू लाइक इट। ओके, तो ये इनकी एक पोस्चरल कॉमेडी भी कही जाती है, ये भी याद रखिएगा, क्या ये इनकी एक पोस्चरल कॉमेडी भी कही जाती है और इसे हम कहीं कहीं रोमांटिक कॉमेडी भी बोलते हैं। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करते हैं तो थॉमस लॉज के नॉवेल रोजालिंड का इसका सोर्स माना जाता है। अगर दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि दोस्तों अगर हम इसके सोर्स की बात करेंगे तो इसका मुख्य सोर्स जो रहा है वो थॉमस लॉज का रोजालिंड रहा है दोस्तों, और इसकी ज़्यादातर सेटिंग कहाँ है, फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में है, और कहीं कहीं इसको फ्रांस में भी देखने को मिलती है दोस्तों। ज़्यादातर जो इसकी सेटिंग होती है नाटक की वो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में ही होती है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि पहली बार परफॉर्म कब किया गया, ये 1599 से 1600 के बीच में पब्लिश कब हुआ, 1623 में रजिस्टर कब हुआ दोस्तों, 4 अगस्त 1600 में, और इसका जेनर क्या है, ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसे हम पोस्चरल कॉमेडी भी कहीं कहीं बोला जाता है इसको दोस्तों। और इसके सोर्स की बात करें तो इसका मुख्य सोर्स जो रहा है वो थॉमस लॉज का रोजालिंड रहा है और इसका सेटिंग जो है वो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसके कुछ कैरेक्टर की बात करेंगे कि इसके कुछ मुख्य कैरेक्टर क्या हैं 2 मिनट के लिए, और डिटेल से तो जब हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे दोस्तों। इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके मेन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम शुरुआत करेंगे सर रॉलैंड डी बॉयस से। ये सर रॉलैंड डी बॉयस होते हैं, इनके 3 पुत्र होते हैं, ओलिवर डी बॉयस, जैकिस डी बॉयस और ऑरलैंडो डी बॉयस। इसमें से सबसे तीनों भाइयों में से सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो होता है इस प्ले में एज यू लाइक इट में ऑरलैंडो डी बॉयस होता है। इस कहानी का जो पहला कैरेक्टर भी इसको मान सकते हो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ऑरलैंडो डी बॉयस ही इस प्ले का हीरो दिखाया जाता है।
और ये सर रॉलैंड डी बॉयस का सबसे छोटा पुत्र यानी कि द यंगेस्ट सन दिखाया जाता है। सर रॉलैंड डी बॉयस का सबसे बड़ा पुत्र कौन होता है? ओलिवर डी बॉयस होता है। और सेकंड सन कौन दिखाया जाता है? जैकिस दिखाया जाता है। तो अब कहानी को क्लियर पता चल गया होगा। इसमें जो मेन कैरेक्टर है कि ओलिवर, जैकिस और ऑरलैंडो, ये तीनों भाई हैं और ये सर रॉलैंड डी बॉयस के तीनों बेटा हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट की कि इस कहानी का जो अधिकतर सेटिंग दिखाया जाता है वो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में दिखाया जाता है, लेकिन कभी कभी इसको फ्रांस में भी इसके कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो अब क्लियर हो गया कि ऑरलैंडो डी बॉयस, ओलिवर डी बॉयस और जैकिस डी बॉयस को विशेष ध्यान रखोगे, ये तीनों भाई हैं। इनके पिता का नाम सर रॉलैंड डी बॉयस है। ओके, जिसमें से सर रॉलैंड डी बॉयस का सबसे बड़ा बेटा जो है वो कौन कहलाता है? ओलिवर कहलाता है। और दूसरे नंबर का जैकिस और सबसे छोटा जो कहलाता है वो ऑरलैंडो कहलाता है। ऑरलैंडो ही इस प्ले का हीरो दिखाया जाता है। इसके बाद में हम एक और जिक्र करेंगे किसका? एडम का भी चलो जिक्र कर देते हैं। ये क्या होता है? एक बहुत ही वफादार ओल्ड सर्वेंट दिखाया जाता है हु फॉलोज ऑरलैंडो टू एग्जाइल, यानी कि एडम और डेनिस जो हैं वो ओलिवर्स के क्या होते हैं? सर्वेंट दिखाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है इस प्ले में एडम का रोल जो है वो स्वयं विलियम शेक्सपियर ने किया था। आपसे कभी कभी ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि एडम का रोल करने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो स्वयं विलियम शेक्सपियर ने ही एज यू लाइक इट में एडम का रोल, एडम की भूमिका निभाई थी साथियों। इसके बाद हम एक और मेन कैरेक्टर्स की जिक्र कर लेते हैं। कुछ ही मेन कैरेक्टर हम बताएंगे। इसमें रोजालिंड की बात करेंगे। किसकी? अगला कैरेक्टर हमारा होगा रोजालिंड। और ये रोजालिंड कौन कहलाती है? ड्यूक सीनियर की पुत्री होती है, यानी कि और ये प्ले की हीरोइन है। और ये ड्यूक सीनियर की क्या दिखाई जाती है? बेटी दिखाई जाती है। अब क्लियर हो गया रोजालिंड कौन है? हीरोइन है, हीरोइन ऑफ दिस प्ले, और ड्यूक सीनियर की बेटी है। हीरो कौन है? ऑरलैंडो है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो अगला जो कैरेक्टर आएगा वो सीलिया ले लेते हैं। ये जो सीलिया होती है वो ड्यूक फेडरिक की डॉटर दिखाई जाती है। ड्यूक सीनियर की डॉटर कौन होती है? रोजालिंड होती है। और फेडरिक की पुत्री कौन दिखाई जाती है? सीलिया दिखाई जाती है। और ये रोजालिंड की कजिन होती है। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। ये जो ड्यूक फेडरिक और ड्यूक सीनियर होते हैं ये दोनों भाई भाई होते हैं, यानी कि ड्यूक फेडरिक और ड्यूक सीनियर दोनों भाई दिखाए जाते हैं। इसमें ड्यूक फेडरिक जो होता है वो ड्यूक सीनियर को धोखा देता है और रोजालिंड के चाचा यानी कि ड्यूक फेडरिक ने जो ड्यूक सीनियर होता है उसको राज्य से भगा देता है, अर्थात बेनिश कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कि ये जो ड्यूक सीनियर है और ड्यूक फेडरिक ये दोनों भाई भाई हैं। तो इसका मतलब सीलिया और रोजालिंड कौन हुए? चचेरी कजिन हुए। तो एक रिश्ता ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है कि जो ड्यूक फेडरिक होता है एक बार रोजालिंड को भी राज्य छोड़कर अपने पिता के पास चले जाने की धमकी दे देता है। तब ये जो सीलिया होती है वो ड्यूक फेडरिक की बेटी दिखाई जाती है और रोजालिंड की चचेरी बहन होती है। वो भी भेष बदल करके उसके साथ भाग जाती है। दोस्तों एडम के बारे में हम बता ही चुके हैं। ये ऑरलैंडो का एक नौकर है जो कि इसका बहुत ज़्यादा साथ देता है। मैं एक और कैरेक्टर की बात करूंगा, टच स्टोन की। ओके, टच स्टोन क्या होता है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी में पूछ लिया जाता है। कोड फूल और जेस्टर दिखाया जाता है, यानी कि टच स्टोन नाम का एक फूल होता है जो सीलिया और रोजालिंड के साथ रहता है। दोस्तों अब क्लियर हो गया। तो ये तो हमने, और चार्ल्स जो दिखाया जाता है वो एक रेस्टलर दिखाया जाता है। और ऑरलैंडो जो है वो चार्ल्स से ही लड़ने के लिए जाता है रेस्टलर में। और ओलिवर डी बॉयस के द्वारा ऑरलैंडो को भेजा जाता है। ये इसलिए इससे रेस्टलिंग करने के लिए भेज देता है कि उसमें ये मारा जाएगा, लेकिन इत्तेफाक से ऑरलैंडो डी बॉयस जीत जाता है। तो ये तो कुछ हल्की फुल्की मैंने कैरेक्टर के बारे में आपको जानकारी दे दी। दोस्तों अब हम
ड्यूक फेडरिक के बारे में भी हमने आपको बता ही दिया था कि ये ड्यूक फेडरिक कौन होता है। ड्यूक सीनियर का यंगर ब्रदर दिखाया जाता है, छोटा भाई दिखाया जाता है, और सीलिया का फादर होता है दोस्तों। तो ये तो थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में था दोस्तों। तो चलो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको इसके कैरेक्टर बेहतरीन तरीके से समझ आए गए होंगे कि ये रोजालिंड कौन होती हैं, ओके, ड्यूक सीनियर कौन होता है, ड्यूक फेडरिक कौन होता है, सीलिया कौन होती है, टच स्टोन कौन होता है, ओके। इसके बाद ऑर्लैंडो कौन होता है, ओलिवर कौन होता है, ये सारे के बारे में तुम्हें हमने क्लियर करके बता दिया दोस्तों। अब इसकी कुछ पॉपुलर लाइंस के लिए देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी एज यू लाइक इट में हमने 2-3 पॉपुलर लाइंस लिखी हैं। इसमें देखो कौन कौन सी हैं। ये 2 लाइनें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसमें 12-13 नाटक हम एक साथ कवर करने वाले हैं दोस्तों, इनकी जितनी भी कॉमेडीज़ हैं। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, यानी कि इसमें कहते हैं ब्लो ब्लो तू सर्द हवा, ये अमीन्स के द्वारा एक्ट सेकेंड और सीन 7th में बोला जाता है दोस्तों। इसके बाद ऑल दी वर्ड्स आ स्टेज, ये दुनिया के सभी एक रंगमंच है, यानी कि ऑल दी वर्ड्स आ स्टेज, पूरी दुनिया जो है वो क्या है, एक रंगमंच है दोस्तों। एंड ऑल दी मैन एंड वुमेन मेनली प्लेयर्स, और सभी आदमी और महिलाएं क्या हैं, इसके प्लेयर्स हैं, पात्र हैं दोस्तों। ये जैकेस के द्वारा बोला जाता है एक्ट सेकेंड और सीन 7th में। तो अब दोस्तों आपको क्लियर पता लग गया होगा। एक और है इसका इम्पोर्टेंट, यानी कि हु एवर लव डेट लव नॉट आ फर्स्ट साइट, क्या होता है, जो कभी प्यार करता है यानी कि वह पहली नज़र में ही प्यार करता है, ये फेबे के द्वारा बोला जाता है एक्ट सेकेंड और सीन 5th में दोस्तों। अब हम बात करेंगे तीसरे प्ले की, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। मैं कॉमेडी ऑफ एरर्स पर अलग से वीडियो बना चुका हूं, इसीलिए मैं इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस आपके साथ नहीं करूंगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जा करके देख लीजिएगा दोस्तों। कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है पहली बार परफॉर्म की गई थी 1592 से 93 के बीच में मानी जाती है, और इसको दोस्तों पब्लिश करवाया गया था फर्स्ट फोलियो 1623 में ही। इसके बाद इसका जेनर जो है वो कॉमेडी है, और इसकी सेटिंग जो दिखाई जाती है वो कहाँ, यूफ्रेट्स में दिखाई जाती है। और इसका सोर्स भी हम बता चुके हैं, क्या होता है, एम्फिथेरियो और मेनेक्मी दोस्तों, और 2 कॉमेडीज बाय एंसेंट रोमन डामेटिस प्लॉटिस, ओके। और इसकी कुछ पॉपुलर लाइंस होती हैं दोस्तों, ये हमारी कुछ पॉपुलर लाइंस हैं, जैसे आई टू द वर्ल्ड एम लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर दैट इज द ओशियन सीक अनदर ड्रॉप हु फॉलिंग देयर टू फाइंड हिज फेलो फोर्थ अनसीन, ओके, इन एक्यूसिटिव कन्फाउंड हिमसेल्फ, एंटीफोलस बोलता है टू सायराक्यूज से एक्ट फर्स्ट में दोस्तों। तो ये था हमारा द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, इसके बारे में बड़ा डिटेल से वीडियो बनाया है, इसलिए दोस्तों अब अगला हम लोग बात करेंगे द लव्स नेवर लॉस्ट के बारे में। अगर हम द लव्स नेवर लॉस्ट की बात करते हैं तो ये 1594 से 95 के बीच में परफॉर्म किया गया, और ये प्रिंटेड हुआ था 1598 में। ये इसका जेनेर जो है वो एक कॉमेडी है, और इसकी सेटिंग जो दिखाई जाती है वो नवारे में दिखाई जाती है साथियों। दोस्तों लव्स नेवर लॉस्ट की अगर हम बात करें, जो कि विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है, इसके अगर सोर्सेज की बात करते हैं तो नो लिटरेरी सोर्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। सम इन्फ्लुएंस, कुछ इन्फ्लुएंस हैं ऑफ जॉन लिली एंड सम सिमिलैरिटी मिलती है, कुछ समानता देखने को मिलती है विद रॉबर्ट विल्सन्स की दी कॉवलर्स प्रोफेसी कैन बी ऑब्जर्व की जाती है दोस्तों। इसकी पॉपुलर लाइन कौन सी है, एक इसकी बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है दोस्तों, ये लव इज अ फैमिलियर, लव इज अ डेविल, देयर इज नो एविल
एंजल बट लव अरमाडो द्वारा बोली जाती है एक्ट 1 और सीन फर्स्ट में दोस्तों। अब हम अगर कैरेक्टर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें कैरेक्टर क्या है, एक फार्डिनेंट दिखाया जाता है जो कि किंग ऑफ नवारे होता है, लॉर्ड बैरोन दिखाया जाता है या बैरोन बोल सकते हो, ओके इसमें। और दूसरा जो होता है इसी के साथ में होता है लॉर्ड लॉन्गवाइल जो कि लॉन्गवाइल होता है, लॉर्ड डेमेन दिखाया जाता है। और ये तीनों ही लॉर्ड जो हैं वो फर्डिनेंट के यानी कि किंग ऑफ नवारे के अटेंडिंग दिखाए जाते हैं दोस्तों। प्रिंस दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक तरफ कहानी स्पेन की होती है तो दूसरी तरफ फ्रांस की होती है। फ्रांस की राजकुमारी होती हैं प्रिंसेस ऑफ फ्रांस और जो बाद में क्वीन ऑफ फ्रांस बनती हैं दोस्तों, लेडी रोजालिन कहलाती हैं। इनके साथ में 3 महिलाएं होती हैं, लेडी रोजालिन, लेडी मारिया, लेडी कैथरीन, और इनके साथ एक बॉयट भी होता है जो कि अटेंडिंग ऑन द प्रिंसेस दिखाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में मार्केट एक मैसेंजर दिखाया जाता है, डॉन डी अरमाडो एक फैंटास्टिकल स्पेनियार्ड दिखाया जाता है और मौत जो है अरमाडोज का नौकर दिखाया जाता है। सर नथेलियन एक क्यूरेट होते हैं, ओके सर नथेलियन क्यूरेट दिखाए जाते हैं। और इसके बाद में आप प्रिस्ट भी कह सकते हो, इनको एक प्रिस्ट दिखाए जाते हैं सर नथेनियल। और होलोफर्नेस जो है स्कूल मास्टर दिखाए जाते हैं, डल एक कांस्टेबल दिखाया जाता है, कस्टर्ड एक रस्टिक दिखाया जाता है और जक्वेंटा जो होती है वो लेडी वेंच या लेडी कंट्री मेड दिखाई जाती है दोस्तों। इसके बाद में फॉरेस्टर और कुछ अदर अटेंडर्स दिखाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग जिक्र करते हैं किंग ऑफ नवारे से। कहानी यहाँ से कुछ शुरू होती है जब हम लव्स लेवर लॉस्ट को विलियम शेक्सपियर के एक कॉमेडी प्ले को पढ़ते हैं। तो ये कॉमेडी प्ले एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने इंस ऑफ कोर्ट में सबसे पहले परफॉर्म की गई थी, ओके। अब इसमें क्या होता है, इस कहानी में अगर हम बात करेंगे तो किंग ऑफ नवारे की बात करेंगे। किंग ऑफ नवारे स्पेन के होते हैं जो अपने 3 खास लॉर्ड होते हैं के साथ में रहते हैं और उनके 3 खास लॉर्ड का नाम है बारोने। पहले का नाम बारोने, फिर लॉन्गविले और डेमेन। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए क्या करते हैं, ये तीनों कौन तीनों, बारोनी, लॉन्गविले और डेमेन, ये तीनों बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा फिलॉसफी का अध्ययन करते हैं। और ये तीनों ही राजा सहित ये तीनों ही प्रतिज्ञा करते हैं कि ये 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे और किसी भी लड़की को नहीं देखेंगे। इनका पूरा का पूरा समय, पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई पर होगा, दूसरी तरफ कहीं पर भी नहीं होगा। तभी डॉन अरमाडो एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है इसमें, डॉन अरमाडो जो कि फैंटास्टिकल स्पेनियार्ड होता है, वो कास्टर्ड को देख लेता है। यानी कि डॉन अरमाडो जो कि एक हम बता चुके हैं फैंटास्टिकल स्पेनियार्ड होता है, एक समाचार लेकर आता है कि कास्टर्ड नाम का एक फूल, और तुमने देखा होगा शेक्सपियर के प्लेस में ज़्यादातर एक क्लाउनिया फूल पाया जाता है। तो इसमें लव्स लेवर्स लॉस्ट में भी एक फूल होता है जिसका नाम होता है कस्टर्ड। और ये कस्टर्ड जो है किसकी ओर अट्रैक्ट होता है, जक्वेंटा जो कि एक मेड दिखाई जाती है, कंट्री मेड होती है, जक्वेंटा के साथ अट्रैक्टेड फील करता है। और ये दोनों ही एक पार्क में बैठे हुए पाए जाते हैं। इसी बात को डॉन अरमाडो देख लेता है और इस बात का समाचार लेकर के किंग नवारे के पास में जाता है और किंग नवारे से कहता है जब हम तीनों लोगों ने किसी भी महिला को ना देखने की या सभी लॉर्ड्स ने किसी भी महिला के टच में कांटेक्ट में ना आने की प्रतिज्ञा ली है, तो ये कस्टर्ड जक्वेंटा के टच में कैसे आया, और इसको मैंने पार्क में बैठे हुए देखा है। तो कस्टर्ड को किंग ऑफ नवारे के द्वारा जेल भेज दिया जाता है और जेल भेज देने के बाद में अब कहानी में जो डॉन अरमाडो होता है ये खुद अपने आप खुद जक्वेंटा से प्यार करने लगता है, फॉल इन लव विद जक्वेंटा।
तो ये कहानी ऐसे ही चलती रहती है और आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर हम आगे भी आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले एक बार जिक्र कर देते हैं, नवेरे के सम्राट फर्डिनेंड दिखाए जाते हैं। नवेरे के सम्राट कौन होते हैं? किंग ऑफ नवेरे, उनका नाम होता है फर्डिनेंड। बरौने, लॉन्गविले, ड्यूमेन, उनके 3 लॉर्ड्स दिखाए जाते हैं। तो इसमें जो किंग ऑफ नवारे होते हैं वो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से प्यार करते हैं, और बरौनी जो है, बरौनी इज इंटरेस्टेड इन रोजालिन, और ड्यूमेन इज इंटरेस्टेड इन कैथरीन, और लॉन्गेवाइल इज इंटरेस्टेड इन मारिया। यू ऑलवेज ओके, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो ब्राउनी जो है वो रोजालिन के साथ प्यार करता हुआ दिखाया जाएगा, ड्यूमेन कैथरीन के साथ, और लॉन्गवाइल जो है वो मारिया के साथ, और डॉन आर्माडो जो होता है वो इज इंटरेस्टेड इन जोकेंटा, और लास्ट में जोकेंटा जो है वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है दोस्तों। तो अब कहानी थोड़ा सा मूव करती है। इसमें मैंने क्या बताया था कि ये जो डॉन आर्माडो होता है, देखो लव सिंबल भी बना रखा है, ये जोकेंटा के साथ में फॉल इन लव हो जाता है, यानी कि डॉन आर्माडो फॉल्स इन लव विद जोकेंटा। तभी डॉन आर्माडो क्या करता है, जब इसके मन में जोकेंटा के लिए लव फीलिंग आने लगती हैं, तो डॉन आर्माडो जोकेंटा के नाम एक प्यार भरा पत्र लिखते हैं। अब प्यार भरा पत्र लिख तो लेते हैं, लेकिन अब इनके सामने समस्या क्या आती है कि ये जोकेंटा तक पहुंचाए कौन? तो ये किसके पास जाते हैं? कस्टर्ड के पास जाते हैं, जो कि कस्टर्ड भी जोकेंटा के साथ प्यार करता था, और इसे जेल हो जाती है। तो ये क्या कहता है, देखो जब डॉन आर्माडो अपना लव लेटर लिखता है और कस्टर्ड से क्या कहता है ये सुनिएगा, कि अगर तुम ये पत्र जोकेंटा तक हमारा पहुंचा दोगे, कि कस्टर्ड से कहता है कौन? डॉन आर्माडो, कि अगर ये पत्र हमारा तुम जोकेंटा तक पहुंचा दोगे तो तुम्हारी जो सज़ा है, यानी कि जो तुम जेल में हो, उसे या तो मैं कम करवा दूंगा या माफ़ करवा दूंगा। इस बात पर जो कस्टर्ड होता है वो तैयार हो जाता है। तभी अब दूसरी तरफ क्या होता है कि जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस होती हैं की एंट्री होती है, और अपनी 3 लेडीज़ के साथ में वो एंट्री करती हैं। पहली का नाम होता है रोजलिन, मारिया और कैथरीन, यानी कि 3 लेडीज़ के साथ जिनका नाम है रोजलिन, मारिया और कैथरीन। ये तीनों लेडीज़ जो होती हैं वो बेहद खूबसूरत होती हैं, और ये अपनी एक एडवाइज़र के साथ आती हैं, और जिसका नाम होता है लॉर्ड बॉयट। क्या नाम होता है? लॉर्ड बॉयट, यानी कि ये प्रिंसेस के एडवाइज़र होते हैं। जब ये तीनों प्रिंसेस स्पेन के नवारे में आती हैं, यानी कि किंग ऑफ नवारे के महल में आती हैं, तो इन्हें जानकारी मिलती है कि यहाँ जो तीनों लॉर्ड हैं, तीनों लॉर्ड ने कसम खाई है कि ये 3 साल तक किसी भी महिला के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। इसलिए इनको किंग ऑफ नवारे के महल में ये जो तीनों प्रिंसेस होती हैं, इन तीनों प्रिंसेस रोजलिन, मारिया और कैथरीन को किंग ऑफ नवारे के महल में एंट्री नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये तीनों लॉर्ड्स और ये किंग ऑफ नवारे ने कसम खाई होती है कि वो 3 साल तक किसी भी महिला के टच में नहीं आएंगे, और हमेशा अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे, नॉलेज गेन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान रहेगा। तो फिर क्या होता है, जो तीनों लेडीज होती हैं और प्रिंसेस ऑफ फ्रांस होती हैं, इनको सिटी के बाहर ही ठहरना होता है। इस पर प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और ये सोचती हैं कि ये तो यार हम लोगों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती है, और हम ये तीनों यानी कि प्रिंसेस ऑफ फ्रांस और ये तीनों महिलाएं रोजलिन, मारिया और कैथरीन सोचने लगती हैं कि इस बेइज्जती का बदला हम बारन, लॉन्गवाइल और ड्यूमेन से और किंग ऑफ नवारे से ज़रूर लेंगे। और प्रतिज्ञा में वो ये लेती हैं कि इन लॉर्ड्स ने जो प्रतिज्ञा ली है कि वो 3 साल तक किसी भी महिला से के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, इनकी ये प्रतिज्ञा मैं चकनाचूर कर दूंगी, अर्थात इनकी ये प्रतिज्ञा मैं धराशायी कर दूंगी, इनकी प्रतिज्ञा को मैं तोड़ने के लिए बेबस कर दूंगी। अब यहाँ पर फर्डिनेंड जो कि किंग ऑफ नवारे होते हैं, हमने क्या बताया है, किंग ऑफ नवारे कौन होता है? फर्डिनेंड होता है। ओके, अपने 3 लॉर्ड्स के साथ प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से मिलने जाता है। ये तीनों लॉर्ड कौन कौन?
ओके, बैरोनो, लॉन्गविले और ड्यूमेन, ये तीनों के साथ मिलने के से रोजलिन, मारिया और कैथरीन से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि महल में तो इन तीनों को एंट्री दी नहीं जाती है। तो एज आ रिस्पेक्ट ये लोग सोचते हैं चलो इन लोगों से बाहरी शहर के बाहर मिल लिया जाए। अब क्या होता है कि किंग ऑफ नवारे और प्रिंसेस ऑफ फ्रांस होते हैं। अब इनमें कहानी क्या होती है, इनसे मिलने तो जाते हैं, लेकिन तभी किंग ऑफ नवारे जो कि फर्डिनेंड जैसे ही इनको प्रिंसेस ऑफ फ्रांस में को देखते हैं तो इनकी शक्लों और सूरत इनके दिलों और दिमाग पे छा जाती है। ओके, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के दिलो दिमाग पर छा जाती है। तभी क्या होता है, जो बरूनी होता है वो बरूनी रोजालिन को प्यार करने लगता है, क्योंकि जब बरूनी रोजालिन के चेहरे को देखता है, उनकी फिजिकल अट्रैक्शन को देखता है, तो बरूनी रोजालिन को प्यार करने लगता है। लॉन्गवाइल जो है मारिया को प्यार करने लगता है, ड्यूमेन कैथरीन को प्यार करने लगता है, और डॉन अर्मेडो जो है जोकेंटा को प्यार करने लगता है। अब ये सब राजकुमारियों से मुलाकात करके वापस आ जाते हैं। अब बरौने जो है वापस तो ये सब आ जाते हैं, लेकिन बरौनों के दिलों और दिमाग में रोजालिन छाई हुई है। तो जो बरौने होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है रोजालिन से। तो जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उसके प्रति हो जाता है तो बरौने रोजालिन के लिए एक प्रेम पत्र, एक लव लेटर लिखता है। मज़ा तो अब आएगा कहानी में दोस्तों कि बरौने लव लेटर तो लिख लिया, लेकिन अब इस लव लेटर को पहुंचाए कैसे। तो वह अपना लव लेटर ये जो कस्टर्ड होता है, कस्टर्ड जो कि एक फूल होता है, को दे देता है। अब और कहता है कि ये पत्र जो मैंने आपको दिया है, ये पत्र तुम रोजालिन के पास में पहुंचा देना, रोजालिन को दे देना। अब कस्टर्ड के पास दोस्तों लेटर कितने हो गए, दो। एक लेटर किसके द्वारा, डॉन अर्माडो के द्वारा दिया हुआ, और दूसरा लेटर किसके द्वारा दिया हुआ, बरौनी के द्वारा दिया हुआ। यानी कि उसके पास दो पत्र हो गए, एक पत्र डॉन अर्माडो का जो उसने जकंटा को देने के लिए लिखा था, और दूसरा पत्र बरौनी का जो उसने रोजालिन को देने के लिए लिखा था। अब कस्टर्ड दोनों पत्रों को मिक्स कर देता है, और यहाँ पर कस्टर्ड से जो कि फूल होता है उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। गलती क्या हो जाती है कि वह डॉन अर्माडो का पत्र किसको, डॉन अर्माडो का पत्र जो होता है वो रोजालिन को दे देता है, और बरौनी का पत्र जो है वो किसको दे देता है, डॉन अर्माडो का पत्र रोजालिन को दे देता है। और वास्तविकता में डॉन अर्माडो का पत्र देना किसको चाहिए था, उसको ये पत्र जकंटा को देना चाहिए था, लेकिन गलती से रोजालिन को दे देता है। और इधर जो बरौनी का पत्र होता है वो जकंटा को दे देता है, जबकि देना चाहिए था रोजालिन को। तो ये जो फूल कस्टर्ड होता है ये बड़ा गड़बड़ झाला कर देता है दोनों में, किसी का पत्र किसी को दे देता है और किसी का पत्र किसी को दे देता है। अब इधर एक पत्र जो जब पत्र जक्वेंटा यानी कि जो कि मेड होती है उसके पास आ जाता है, उसे मिलता है जब ये पत्र, तो जक्वेंटा तो पत्र को पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा नहीं जानती, तो वह अपना पत्र पढ़वाने के लिए सर नथालियन के पास में जाती है। किसके पास में, एक प्रीस्ट दिखाए जाते हैं सर नथालियन। तो वह जक्वेंटा जो होती है वो सर नथालियन के पास में पहुंच जाती है, और इस कॉमेडी में सर नथालियन एक प्रीस्ट दिखाए जाते हैं, और एक कैरेक्टर और होते हैं जिनका नाम होता है हॉलोफर्नेस। जो हॉलोफर्नेस होते हैं वो एक स्कूल मास्टर दिखाए जाते हैं इसमें। तभी हॉलोफर्नेस जो होते हैं वो उस पत्र को पढ़ते हैं और कहते हैं ये पत्र तुम्हारे लिए नहीं है, ये पत्र तो रोजालिन के लिए है, और ये बरौनी के द्वारा लिखा हुआ पत्र है जो उसने रोजालिन के लिए लिखा है। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि बरौनी ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि 3 वर्ष तक किसी भी महिला के कांटेक्ट में नहीं आएगा, यहाँ पर तो लव लेटर लिखा जा रहा है, इसने तो अपनी सारी प्रतिज्ञाएँ तोड़ दी। तब सर नथेलियन और जो होलोफर्नेस ये दोनों होते हैं, यानी कि सर नथेलियन और होलोफर्नेस, ये जक्वेंटा से कहते हैं, किससे, जक्वेंटा से कहते हैं, को सलाह देते हैं कि ये पत्र ले जाओ और राजा को जाकर के, किंग ऑफ नवारे को जाकर के दिखाना कि बरौनी
ने ऐसा ऐसा किया है, इन्होंने तो कसम खाई थी और देखो ये अब यहाँ पर लव लेटर लिख रहे हैं। तभी कुछ समय बाद क्या होता है, जो किंग ऑफ नवारे होते हैं, किंग ऑफ नवारे होते हैं, वे प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के सामने प्रपोज करने की प्रैक्टिस करते हुए देखे जाते हैं। और उधर जो बारोनी होती है वो छुप करके ये सब चीज़ें देख रहा होता है। यानी कि किंग ऑफ नवारे इधर प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के सामने जाएंगे तो किस तरीके से प्रपोज करेंगे, इस बात को लेकर के वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी जो बारोनी होता है वो इन्हें चुपके से छुप करके देख रहा होता है। अब कोई दिक्कत नहीं है, देख लेता है। और देखने के बाद में इन्हें ऐसा, किंग ऑफ नवारे को लगता है कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा है। अब ये जो किंग ऑफ नवारे होते हैं वो प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं कि तभी किंग ऑफ नवारे की दृष्टि जो है लॉन्ग बिले पर पड़ती है। लॉन्ग बिले दूसरी तरफ से आ रहा होता है तो किंग ऑफ नवारे लॉन्ग बिले को देख करके छिप जाते हैं। और ब्राउनी भी छिपा हुआ उधर होता है, ब्राउनी तो पहले से छिपा हुआ होता है। अब किंग ऑफ नवारे लॉन्ग बिलो को देख करके छिप जाते हैं। और इधर लॉन्ग बिलो को कुछ भी पता नहीं होता कि मुझे कौन कौन छुप करके देख रहा है। तो वो अपने आप को अकेला समझ करके क्या करता है, जो लॉन्ग बिले होता है, ये वाला कैरेक्टर लॉन्ग बिले भी मारिया को प्रपोज करने का प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई देता है। अब इधर ड्यूमेन, अब लॉन्ग बिले जो होता है वो ड्यूमेन को आते हुए देखता है। तो जैसे ही ड्यूमेन को आते हुए देखकर लॉन्ग बिले भी छुप जाता है, बोला कहीं ये मुझे ना देख ले। अब देखो ब्राउनी, किंग ऑफ नवारे, लॉन्ग बिले सभी छुपे हुए हैं। अब ड्यूमेन को जब आते हुए देखते हैं तो लॉन्ग बिले छिप जाता है और इस तरीके से तीनों अपनी अपनी जगह पर छिपे होते हैं। तभी ड्यूमेन आता है और वो भी कैथरीन के साथ प्रपोज करने की प्रैक्टिस करने लगता है कि मैं कैथरीन के सामने जब पहली बार जाऊंगा तो किस तरीके से कैथरीन को प्रपोज करूंगा। इस तरीके की वो भी प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई देता है। तभी क्या होता है कि जो किंग ऑफ नवारे होता है वो तुरंत ही बाहर निकल आता है और कहता है कि मैंने लॉन्ग बिले और ड्यूमेन को अपने प्यार का इजहार करते हुए देख लिया और तुमने तो अपने वादे को तोड़ दिया है। तो तुमने तो वादा किया था कि हम 3 साल तक, और हमने अभी अभी तुमको देखा है। और तुरंत ही तभी कौन, ब्राउने निकल आता है और ब्राउने निकल आता है और वो कहता है किंग ऑफ नवारे से, कहता है कि मैंने तुम्हें प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से इजहार करते हुए देखा था चुपके से। फिर वह चारों अपनी गलती को मान लेते हैं और वो चारों कहते हैं कि हम सभी लोग अपनी अपनी प्रेमिकाओं से अपने अपने प्यार का इजहार करेंगे और हम लोगों ने प्यार ना करने की जो कसम खाई है उसे वापस ले लेते हैं। अब हम सभी लोग अपना भेष बदल करके, अब ये क्या करते हैं, चारों किंग ऑफ नवारे, ब्राउनी, लॉन्ग बिले और ड्यूमेन, ये सभी अपना भेष बदल करके जो है उन तीनों लेडीज़ के पास में जाते हैं और भेष काय का रखते हैं, रसियन पीपल का भेष रखते हैं, रसियन कस्ट्यूम को पहनते हैं और रसियन कस्ट्यूम को पहन करके वह उन तीनों महिलाएं रोजलिन, मारिया और कैथरीन और प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के पास में जाते हैं धारण करके। जब ये जाते हैं तो इधर जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस होती हैं वो भी बड़ी चतुर चालाक होती हैं, ओके, चतुर नारी होती हैं और उन्हें ये भी पता होता है कि ये लोग हमसे प्यार करते हैं और रसियन भेष बदल करके हमारे पास हमसे मिलने आए हैं। इधर प्रिंसेस ऑफ फ्रांस भी वो तीनों और वो साथ ही साथ तीनों लेडीज़ भी अपना भेष यानी कि अपने चेहरे पर मास्क वगैरह लगा लेती हैं, अपना भेष बदल लेती हैं और बदल करके इनसे मिलती हैं। इसके बाद ये सब लोग मिलकर आपस में एक दूसरे से मिल लेते हैं और मिल करके ये आपस में वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये तीनों किंग ऑफ नवारे, ब्राउनी, लॉन्गबाइल और ड्यूमेन, ये सभी अपना रियल भेष, वास्तविक भेष में आ जाते हैं, अपना रियल कस्ट्यूम पहन करके आ जाते हैं। किंग ऑफ नवारे प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो किंग ऑफ नवारे होते हैं वो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। बारूनी जो होता है वो रोजालिन को अपने प्यार का इजहार कर देता है और लॉन्गबाइल मारिया को प्यार का इजहार कर देता है, ड्यूमेन कैथरीन को और डॉन आर्मांडो जक्वेंटा को
अपने प्यार का इजहार कर देता है। जोकेंटा लास्ट में प्रेग्नेंट भी हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर तुमने देखा होगा कि जब ब्राउन ने रोजलिन को और लॉन्गवेल मारिया को, ड्यूमेन कैथरीन को प्यार का इजहार करता है, तभी क्या होता है कि फ्रांस से एक मैसेंजर, एक समाचार, एक न्यूज़ लेकर के आता है और वो बताता है कि प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को बताता है कि आपके पिता की मृत्यु हो गई। ये समाचार सुनकर जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस होती हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और कहती हैं कि वह अपनी पिता की मृत्यु का दुख 1 साल तक मनाएंगी और वह 1 साल तक विवाह नहीं कर सकती। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, किंग ऑफ नवारे से कहती है, तो आपको 1 साल तक रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये छुप करके देख रहा होता है। ये सभी छुपे हुए हैं एक दूसरे से, एक पिक हमें वहीं पर बताना चाहिए थी। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया दोस्तों। एक बार मैं तेज़ी से रिपीट कर देता हूँ लव्स लेवर लॉस्ट को। इसमें किंगडम ऑफ नवारे होता है जो कि स्पेन का होता है। इसमें राजा जो है वो फर्डिनेंड दिखाया जाता है। उसके 3 क्लाउन होते हैं, 3 लॉर्ड्स होते हैं, एक ब्राउने, लॉन्गवेल और ड्यूमेन होते हैं, ये तीनों। और ये जो फर्डिनेंड होता है वो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस यानी कि फ्रांस की राजकुमारी से प्यार करता हुआ दिखाया जाता है। ब्राउने जो है वो रोजलिन से और लॉन्गवेल जो है वो कैथरीन से, ड्यूमेन जो है वो मारिया से प्यार करते हुए दिखाया जाएगा दोस्तों। कॉस्टार्ड दिखाया जाता है, जोकेंटा होती है। कॉस्टार्ड जो होता है वो पहले जोकेंटा से प्यार करता है, फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद जो है डॉन अरमाडो जो है वो जोकेंटा को प्यार करने लगता है। जॉन अरमाडो जो है वो फॉल इन लव विद जोकेंटा दोस्तों। तो ये थी कुछ कहानी। अगर आपको ये कहानी दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।